औसत परमाणु भार पढ़ रहे हो तो औसत परमाणु भार की डेफिनेशन भी इस फॉर्मूले से बन जाएगी। कैसे? x इंटू फर्स्ट अनुपात प्लस बाई इंटू सेकेंड अनुपात। x का अनुपात यानी कि फर्स्ट और y का अनुपात मतलब सेकेंड। देखो x और y क्या है, एक ही तत्व के समस्थानिक हैं। ऐसा कोई तत्व होगा जिसके समस्थानिक, जैसे क्लोरीन है, इसके दो समस्थानिक हैं, एक 35 वाला एक 37 वाला। तो x और y क्या हो गए, 35 और 37। तो देखो मैं इस फॉर्मूले से क्या निकालता हूं, औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार मतलब देखो x कितना दिया है हमें 35 इंटू उसका अनुपात, यानी इसका अनुपात प्रकृति में कितना पाया जाता है, 3 अनुपात। इसमें लिखा भी है एग्जाम्पल में, प्रकृति में 3:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। प्रकृति में क्रमशः किस अनुपात में पाए जाते हैं, 3 अनुपात। यानी कि 35 वाले का अनुपात कितना है, 3, फिर प्लस लगता है, फिर 37 और 37 वाले का अनुपात कितना है, 1, और बटे टोटल अनुपात x का अनुपात यानी y का अनुपात। तो x का अनुपात कितना था, 3, y का अनुपात कितना था, 1। अब आप इसको सॉल्व करो, 35 का 3 से मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ गया, 105 प्लस 37 बटे 4। 105 और 37 को जोड़ो जरा, 142 बटे 4। 4 का भाग दे दो, 4 तिया 12, ठीक है, और 2 14 22, 4 पंजा 20, फिर 2 बची, फिर 4 पंजा 20, यानी 35.5 आ गया कि नहीं क्लोरीन का। तो जो हम पढ़ते हैं ये एक्चुअली में क्या होते हैं, इनके औसत भार होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं और इनका अनुपात हमें पता होना चाहिए, तो ही हम औसत भार निकाल पाएंगे। तो अनुपात तो कैसे पता चलता है बच्चों, अनुपात पता चलता है एक्सपेरिमेंट से कि ये हमारी प्रकृति में किस अनुपात में पाया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये वाली क्लोरीन 75% पाई जाती है, ये 25%, तो बताओ इन दोनों क्लोरीनों में क्या अनुपात हुआ। देखो 75 और ये 25, तो टोटल कितना है, 100% है, प्रकृति में 100% है। 100 में से ये 75 है और ये 25 है, तो बताओ इनका क्या अनुपात हो गया, ये 3 है यानी 25 तिया 75 और ये 1 है, ठीक है। तो हमें अनुपात पता होगा तो ही हम इनका क्या निकाल सकते हैं, औसत भार निकाल सकते हैं। अब देखो औसत भार क्या लिखोगे, औसत भार में कि प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न भार होते हैं, अलग अलग भार होते हैं। इन परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कौन से होते हैं, जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे तत्वों का औसत परमाणु भार ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। x यानी कि समस्थानिक फर्स्ट वाला और उसका अनुपात, प्लस y और उसका सेकंड वाला अनुपात, बटे x का अनुपात प्लस y का अनुपात, दोनों को जोड़ दो। इस फॉर्मूले से आप किसी का भी औसत भार ज्ञात कर सकते हो। बोलो बच्चों, समझ में आ गया ये? हाँ जी बताओ, वैल्यू किस में आएगी, एएमयू में होती है, एटॉमिक मास यूनिट। मैं यदि इस एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करूं तो बताओ क्या लिख सकते हो इसको, 1 एएमयू बराबर क्या होता है, 1 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। यानी एएमयू को मैं यदि ग्राम में कन्वर्ट करूं तो ग्राम प्रति मोल। कल हमने सॉल्व किया था, 1 एएमयू की वैल्यू क्या आई थी, 1 ग्राम प्रति मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ये तो समझा दिया अणु भार से आप क्या समझते हो। किसी का भी अणु भार आपको ज्ञात करना हो तो अणु भार ज्ञात करने की देखो विधि है, एक अणु भार ज्ञात करने की विधि। क्या विधि है वो, किसी यौगिक के अणु सूत्र में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का, किसी यौगिक
कोई भी यौगिक हो, किसी यौगिक के अणु सूत्र में उपस्थित, अणु सूत्र में उपस्थित, किसी यौगिक के अणु सूत्र में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु, परमाणु भारों का, परमाणु भारों का उसकी संख्या से गुणा करके जोड़ देते हैं, उसकी संख्या से गुणा करके जोड़ देते हैं। देखो ये तो मैंने लैंग्वेज लिखा दी है, तुम्हें लैंग्वेज याद नहीं करनी, ठीक है। किसी भी यौगिक के अणु सूत्र, कोई भी यौगिक है उसके अणु सूत्र में, किसी भी यौगिक के अणु सूत्र में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु भारों का उसकी संख्या से गुणा कर देते हैं। पहले हमें परमाणु भार तो पता हो, जैसे मैं साइड में लिख रहा हूं बच्चों, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1। परमाणु भार की बात चल रही है, क्रमांक की नहीं चल रही। या फिर मैं ऐसे ही लिख देता हूं हाइड्रोजन 1 लो, हाइड्रोजन 1 ऊपर वाला होता है भार। दूसरा तत्व है हीलियम, हीलियम का होता है 2 4। तीसरा तत्व है लिथियम 3 7। बेरिलियम का 4 9। बोरॉन का 5 11, क्रमांक है 5 और भार है 11। कार्बन का 6 12। नाइट्रोजन का 7 14। ऑक्सीजन का 8 16। फ्लोरीन का 9 19 और नियोन का 10 और 20। और आते हैं सोडियम का 11 23। मैग्नीशियम का 12 24, याद होने चाहिए ये, मैंने 50 बार लिखा दिए। एल्यूमिनियम का 13 27। सिलिकॉन का 14 28, मैंने इनकी ट्रिक भी बताई है। फॉस्फोरस का 15 31। सल्फर का 16 32। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन का 17 35.5। ऑर्गन का 18 40 और पोटेशियम का 19 39, ठीक है। जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें भी याद होंगे, पर रोज पढ़ने पड़ेंगे। और कैल्शियम का 20 40। CO2 का अणु भार, CO2 का अणु भार बच्चों देखो ध्यान से कैसे हम निकालेंगे। मैंने क्या कहा, किसी यौगिक के अणु सूत्र, जो कोई यौगिक है इसका अणु सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इस यौगिक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अणु सूत्र में विभिन्न तत्वों के परमाणु, जैसे इसमें कौन कौन से तत्वों के परमाणु है, कार्बन वाला है और ऑक्सीजन वाला है। विभिन्न तत्वों के परमाणु भारों का, इनके परमाणु भार बताओ। कार्बन का परमाणु भार 12, तो मुझे लिखना पड़ेगा 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो मुझे 16 लिखना पड़ेगा। और क्या कह रहा है, विभिन्न तत्वों के परमाणु भारों का उनकी संख्या से गुणा। जैसे कार्बन का 12 है और संख्या कितनी है कार्बन की 1, तो गुणा। और ऑक्सीजन का कितना है 16 और उसकी संख्या कितनी है 2, ठीक है। तत्वों के परमाणु भारों का उनकी संख्या से गुणा करके, इन दोनों का संख्या से गुणा कर दिया। कार्बन लिखा, कार्बन का भार लिखा, उसकी संख्या लिखी। ऑक्सीजन का भार लिखा और उसकी संख्या लिखी, और उनका गुणा करके जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, हम अणु भार कहते हैं। देखो अणु भार आ गया 12 प्लस 16 दूनी 32, कितना आ गया बच्चों 44 AMU। आ गया कि नहीं। किसी यौगिक के अणु सूत्र में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु भारों का उसकी संख्या से गुणा करके जोड़ देते हैं। बताओ ये लैंग्वेज, इसमें दोबारा तो नहीं समझानी, मुझे बताओ। हाँ आ गया होगा समझ में, क्योंकि बहुत छोटी चीज है। वो ये कह रहा है कि जो यौगिक है उसमें तत्वों के परमाणु भारों को लिखो और उसकी संख्या से गुणा करो और फिर उनको जोड़ दो सबको, तो अपने आप संख्या जो आएगी वो क्या आ जाएगी, अणु सूत्र कहलाती है। अब देखो मैं तुम्हें बहुत सारे अणु सूत्र लिखने को देता हूं। क्वेश्चन लिखो, निम्न यौगिकों के अणु भार ज्ञात करो। क्वेश्चन है निम्न
यौगिकों के निम्न यौगिकों के अणु भार ज्ञात करो। अणु भार ज्ञात करो। निम्न यौगिकों के अणु भार ज्ञात करो। तो अब मैं तुम्हें यौगिक दे रहा हूं, उन यौगिकों से तुम्हें अणु भार निकालने। जैसे मैं पहला दे रहा हूं जल H2O, इसका अणु भार ज्ञात करो, मुझे बताओ। दूसरा दे रहा हूं मैं NaCl, इसका अणु भार ज्ञात करो और मुझे कमेंट में बताना। तीसरा दे रहा हूं NaOH, इसका अणु भार ज्ञात करो। चौथा दे रहा हूं मैं, चौथा है Na2CO3, Na2CO3। पांचवा दे रहा हूं मैं CaCO3, CaCO3। ये तुम्हें सबको निकालना आना चाहिए, ठीक है। NaHCO3 छठवा है। सातवा है HCl, कुछ इधर दे देता हूं मैं, है ना। आठवा है MgCl2, MgCl2। और नवा है K2SO4, K2SO4। और दसवा है H2SO4, H2SO4। मुझे इन सब के परमाणु भार बताओ। नोट्स में कोई नहीं देखेगा, ठीक है, बताओ। एक एक से बताओ कमेंट में, जिससे मुझे सब कमेंट में दिख जाएंगे कि किसने किसका निकाला, ठीक है। जल का चलो मैं समझा देता हूं। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, ठीक है, आंसर निकला हूं। हाइड्रोजन का 1। हाइड्रोजन है कितने, उसकी संख्या से गुणा करते हैं 2, बीच में क्या लगाते हैं? प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और इसकी संख्या कितनी है? 1, बराबर कितना आ गया? 2 प्लस 16 बराबर आ गया 18, जिसका आंसर होगा। अब इसका आंसर बताओ NaCl का, जो तो मैंने निकाल दिया एक। तो कई बच्चों का आ गया 18। NaCl को बताओ। देखो सोडियम का कितना होता है, ये मैंने लिख रखे हैं, ध्यान दोगे तो। सोडियम का होता है 23, सोडियम का होता है 23 प्लस, सोडियम है कितने? 1, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, और क्लोरीन है कितनी? 1, बराबर 23 प्लस 35.5 बराबर, इनको जोड़ोगे तो 58.5 AMU आएगा। 58.5 AMU, एटॉमिक मास यूनिट आ गया। NaOH का बताओ। जो 4 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं इनको, और जो पढ़ नहीं रहे हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, वो नहीं कर पाएंगे। देखो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। और सभी पदार्थ क्या है? सभी तत्व 1 1 हैं, यानी 23 गुणा 1, 16 गुणा 1 और 1 गुणा 1। तो अपन 1 को लिखेंगे क्या गुणा? कुछ नहीं, 23 और 16 और 1, इनको जोड़ दो तो 16 और 1 होता है 17, और 17 और पहले 3 जोड़ लो 20 हो गए, और 20 में 20 जोड़ दो तो आ गया 40 AMU। अब देखो शॉर्टकट करना सीख गए धीरे धीरे। अब इसका आंसर निकालना है अपन को। सोडियम का होता है बच्चों 23, कितने सोडियम है? 2, ठीक है, प्लस कार्बन का होता है 12, कितने कार्बन है? 1, तो इंटू 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16, और कितने ऑक्सीजन है? 3। 23 दूनी 40 प्लस 12 और प्लस 16 तिया 48, सबको जोड़ दो। Na2CO3 का 116 बता रहे हो बच्चों, और बताओ सब लोग Na2CO3 का कितना हो गया?
और बच्चे बताएं Na2CO3 का जोड़ लो इसको कि देखो 6 2 8 और 8 दूनी 16 की 6 हासिल किए 4 और 4 8 एक 9 और एक 10 116 ना के बच्चे 106 आ रहा है 116 आ रहा था देवेंद्र रावत का जो कि गलत है। ठीक है 116 चंद्रभान का भी आ रहा था। बेटा तुम इनको जोड़ नहीं पा रहे हो, मुझे नहीं लगता यार इतना मैथ कमजोर है तो मैथ लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यदि किसी बच्चे से ये संख्या जुड़ नहीं रही है तो वो तुरंत क्या ले ले, आर्ट पार्ट कुछ ऐसी चीज ले ले जिसमें बिल्कुल भी मैथ ना हो, अदरवाइज उसे बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि ये तो केमिस्ट्री का मैथ है छोटा सा, मैथ में तो और बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। यदि मैथमेटिक्स कमजोर है तो गुणा भाग जोड़ भाग की नहीं आते तो। अब देखो इसका देखो कैल्शियम 40 और प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 और इनटू कितने हैं 3, तो 40 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48। अब इसको जोड़ना है बस 8 2 10 10 और 4 14। ठीक है 8 2 10 40 है ना ये, तो 8 2 10 एक हासिल की 5 6 6 4 10 100 आ रहा है बिल्कुल 100 AMU। ठीक है एटॉमिक मास यूनिट। इसका बताओ NaHCO3 का कितना आ रहा है, NaHCO3 का Na सोडियम का होता है बच्चों 23। ठीक है और हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इनटू कितने ऑक्सीजन है 3, तो ये 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48। जोड़ दो इसको 48 और 2 50 और 10 60 और 1 61 और 3 62 63 64 और 64 में 20 और जोड़ दो कितने हो जाएंगे 84 84 AMU। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। इसका देखो जरा आंसर HCl कितना है 1 प्लस क्लोरीन कितना होता है 35.5 बराबर 36.5 AMU। जे आते हैं पेपर में एक एक नंबर के ओटी टाइप 4 आएंगे, तुम कोई से भी 4 दे सकता है। तुम्हें क्या याद होने चाहिए इसके लिए, बोलो क्या याद होना चाहिए, माइक खोल के बोलो। हाँ और बच्चे बताओ और क्या याद होना चाहिए। हाँ वो कह रहा है क्रमांक, तुम कह रहे हो बाहर, कौन सी चीज सही है, बाहर सही है। हाँ तो दुर्गेश कह रहा है कि परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। क्रमांक से तुम कैसे निकालोगे इनको बताओ। देखना किसी यौगिक के अणु सूत्र में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु भारों का, क्रमांक तो वर्ड ही नहीं है, परमाणु भारों का उनकी संख्या से गुणा करके जोड़ देते हैं। क्रमांक नहीं निकालना, क्रमांक यहाँ जरूरत, क्रमांक कहाँ जरूरत पड़ती है, बोलो कहाँ जरूरत पड़ती है क्रमांक की। क्रमांक की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने के लिए, पड़ती है कि नहीं। जैसे ऑफ बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालेंगे तो, है ना, क्रमांक की जरूरत पड़ती है। और भी बहुत सारी चीजें क्रमांक की जरूरत पड़ती है बहुत सारी चीजों में, लेकिन बाहर की उनका वेट निकालने के लिए उसका वेट ही चाहिए और क्या है। ठीक है इसका निकालो, चलो कितना आ गया MgCl2 का, MgCl2 का कितना आया है, Mg मैग्नीशियम का होता है हाँ 95, देखते हैं मैग्नीशियम का होता है 24 और क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 2, तो 24 प्लस 35 दूनी होता है 70 और प्लस 5 प्लस 0.5 भी है तो ये हो गया 71। जोड़ दो 4 और 1 5 और 7 और 2 9 95 AMU हो गया, बिल्कुल सही है। कुछ है थोड़ी इनमें, ये तो बच्चों के जैसे खिलौने हैं। पोटेशियम का कितना होता है 39, तो पता तो हो हमें 39
इंटू कितने पोटेशियम है 2, ठीक है। देखो एक पोटेशियम का कितना है 39, तो कितने पोटेशियम है 2। सल्फर, सल्फर का कितना है 16 और प्लस ऑक्सीजन का वो सल्फर 16 नहीं होता, सल्फर का कितना होता है, देखो इसमें सल्फर का 32 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 और कितने ऑक्सीजन है 4, कर लो गुणा, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7, 78 तो हो गया इसका, प्लस 32 प्लस 16 चौक 64, इनको जोड़ के बताओ कितना हो रहा है, 174 हो रहा है, बिल्कुल सही है 174। अब H2SO4 का निकालो, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको, पोटेशियम सल्फेट कहते हैं इसको, मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, नाम भी इनके याद होनी चाहिए, मैं लिखा दूंगा नहीं आएंगे तो। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोजन का एक, कितने हाइड्रोजन है 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64, जोड़ो कितना आ गया 98, बहुत सारे बच्चों का आ गया 98। इनमें कुछ नहीं था, सिर्फ तुम्हें क्या याद करने पड़ेंगे, ये भार याद करने पड़ेंगे, तो इनको मैं फर्स्ट लेक्चर से पढ़ाता आ रहा हूं, कम से कम मैंने बोर्ड पे 10-20 बार तो मैंने ही लिख दिए होंगे ये, और 10-20 बार मैंने तुम्हें बता भी दिए, प्लस मैंने इनकी ट्रिक भी बता दी, ठीक है। मेरे पास वीडियो भी हैंगे इसके, चाहिएंगे तो नए बच्चों को इनकी वीडियो भी दे दूंगा कि ट्रिक से हम इनके भारों को कैसे याद रखें, उसमें मैंने ट्रिक से समझाए हैं कि इन भारों को याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो वो सब तुम्हें मैं दे दूंगा, मुझे बता देना। चलो आप देखो, और देखो मैं कुछ और दे रहा हूं, निम्न के अणु भार बताइए। पहला है सुक्रोज, अब मैं तुम्हें फॉर्मूला नहीं दे रहा, अब मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, नाम दे रहा हूं, सुक्रोज। दूसरा है ग्लूकोज, अब तुम्हें ये फॉर्मूला भी याद होने चाहिए, तो ही तुम क्या निकाल पाओगे, इनके अणुभार निकाल पाओगे। यदि किसी को याद नहीं है तो फॉर्मूले में बता दूंगा, ठीक है। यूरिया, लेकिन पेपर में नहीं आएंगे वो फॉर्मूले, तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। चौथा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। पांचवा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसको नीला थोथा भी कहते हैं, मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं नीला थोथा, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज का, सुक्रोज का, यूरिया का, एथिल एल्कोहल का, कॉपर सल्फेट का, इन सब का मेरे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, इनके भार निकाल पाऊंगा। सुक्रोज का होता है C6H12O6, अब निकाल सकते हैं इसका भार, ठीक है। अणु भार बराबर, अणु भार बराबर, इसका अणु भार अब निकाल सकते हो, बोलो कैसे निकालोगे, देखो कार्बन का होता है 12 और ये कार्बन है 6, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और ये हाइड्रोजन है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और ये ऑक्सीजन कितनी है 6, 12 छक्के 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 पंजे 80 और 16 छक्के बताओ कितना हुआ, 16 पंजे 80। अच्छा मैंने शुरू में क्या है सुक्रोज, सुक्रोज का नहीं होता है जी बेटा, ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, चलो कोई बात नहीं है, ये किसका हो गया, ये ग्लूकोज का हो गया, ठीक है। सुक्रोज का भी बताता हूं मैं, नीचे लिख देता हूं सुक्रोज, छठवा सुक्रोज, ये मैंने किसका निकाल दिया, ग्लूकोज का, कोई बात नहीं है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये जो हम पीते हैं ग्लूकोज, ठीक है। अणुभार अब देखो 16 पंजे 80 और 16 छक्के कितना होता है 96, इसको ऐड कर लो, पूरा कितना आ रहा है 180 आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो 180 ही आएगा इसका, ठीक है। पूरा ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा। AMU एटॉमिक मास यूनिट,
ये आपका ग्लूकोज आ गया। अब आती है बात यूरिया की। तो यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका अणुभार निकालना है, अणुभार, तो निकालो जरा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 7 होता है क्रमांक, भार होता है 14। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है 1, और कितनी हाइड्रोजन है 2। कार्बन, कार्बन का कितना होता है, ये माइनस नहीं होता, ये डैश होता है, ठीक है, बंद है, दिखाया गया है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, और फिर हाइड्रोजन का 1/2। ठीक है, कितना आ गया 60 आ गया। बिल्कुल सही बात है, 60 ही आएगा। 1 सेकेंड, कर लिया बच्चों इसको। एथिल अल्कोहल का देखो C2H5OH, ये होता है एथिल अल्कोहल का। कार्बन का देखो, इसका अणुभार निकालना है तो कार्बन का होता है 12, कितने कार्बन है 2, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन कितने 5, प्लस ऑक्सीजन का 16, और फिर हाइड्रोजन है तो 1। आप इनको एक साथ भी ले सकते हो, जैसे 5 और 1 6 हाइड्रोजन, डायरेक्ट यहाँ कितने का गुणा कर सकते थे 6 का, फिर आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। चाहे जैसे कर लो, 12 दूनी 24, 5 प्लस 16 प्लस 1। बताओ, एथिल अल्कोहल का निकाल लिया, कितना आ रहा है एथिल अल्कोहल का 46 आ रहा है। बिल्कुल सही है 46, हाँ AMU। अब आते हैं हम कॉपर सल्फेट पर। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4 इंटू 5H2O। इसमें 5 जल के अणु होते हैं, एक्चुअली में जो इंटू नहीं होता, बस ऐसे ही होता है CuSO4 इंटू ऐसे 5H2O, पर तुम्हें इंटू नहीं लगाना, तुम्हें सबके बीच में क्या लगाने हैं, प्लस लगाने हैं। इसका निकाल के बताओ कॉपर सल्फेट का कितना होता है। इसमें तुम गलती भी करोगे ना तो माफ है, क्यों, क्योंकि इस टाइप का मैंने तुम्हें नहीं कराया है ऐसा जिसमें N2 यहां लगा है। ठीक है, गलती हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें गलती हो जाए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इनमें गलती होगी तो कहूंगा, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज है, इसमें अलग टाइप का है थोड़ा सा। निकालो, तब तक मैं सुक्रोज का भी फॉर्मूला तुम्हें बता दूं। सुक्रोज माने होती है शक्कर, इसका डबल होता है C12H22O11, ये होता है। टू 49.5 अभिषेक का आ रहा है, देखते हैं कितना है। देखो कॉपर का कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बिना कॉपर के परमाणु भार के हम नहीं निकाल। कॉपर का होता है 63.5, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हें कॉपर का परमाणु भार, केवल कॉपर का, कोष्टक में लिख के दे दे, क्योंकि ये 29 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है जो तुमने याद नहीं किया होगा। ठीक है, ठीक। सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणित 4, और इंटू मत लगा बैठना, प्लस लगाना, +5 कोष्टक में लिखना। जल का कितना होता है, हमने जल का निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना होता है 18। जल का कितना होता है 18, क्योंकि 2 हो गया हाइड्रोजन और 16 हो गई ऑक्सीजन, 16 2 18, और आगे क्या लगी है 5, तो 5 का इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि एक जल के अणु का 18 होता है, जल के अणु हैं कितने 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 249.5 AMU, सही है, कई बच्चों का आ रहा है। अब सुक्रोज का निकालो। सुक्रोज का फॉर्मूला ये आपके सामने है। कार्बन का होता है 12, और कार्बन है कितने 12, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 22, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 11। ये आ गया अणु भार।
हाँ कितना आ गया 342। हाँ बिल्कुल 342 ही आएगा इसका, बिल्कुल सही है। देखो 12 12 144 प्लस 22 प्लस 16, इन सबको ऐड कर दो 342 AMU, 342 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, हाँ 11 कर दो ना, इंटू 11 कर दो गुणा 16 का, मैंने किया नहीं है, तुम गुणा कर लेना। 1 कुछ आएगा 176 आएगा। भाई आप 16 का 10 से गुणा करते तो 160 आता कि नहीं, 10 से करते तो 160 आता, लेकिन आपको कितने 11 से करना है तो 16 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1 गुणा कर दो 176 आ जाएगा 176। ठीक है, जोड़ लो अब आराम से, हो गया क्लियर। इस तरह के भी आ सकते हैं, तो इनके फॉर्मूले कुछ मुख्य मुख्य मैंने करा दी, इनके याद होंगे। अच्छा तुम सोच रहे हो इनको बुरी तरह रटना, नहीं रटना बुरी तरह, 2-3 बार इनको बस ऐसे पढ़ लेना, उसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे इनको तो वो फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो उसमें सुक्रोज वगैरह ग्लूकोज वगैरह आते हैं, कॉपर सल्फेट कई बार आएगा, एल्कोहल भी आएगा, यूरिया भी आएगा, तो ये सारे यौगिक तुम्हारे सामने कई बार आएंगे साल भर, यदि लगातार पढ़ते हो रोज तो। अब बीच बीच में गैप करोगे बात अलग है, नहीं तो ये कई बार फॉर्मूले आएंगे तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। अब मैं याद कराऊं, जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6, और सुक्रोज होता है C12H22O11, एथिल एल्कोहल होता है C2H5OH, यूरिया होता है NH2CO NH2, और क्या बच गया नीला तोता, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 5H2। इसका नाम नीला तोता क्यों पड़ गया वो मैं बताता हूँ। वैसे ये कॉपर सल्फेट ऐसा होता है CuSO4, लेकिन इसमें जल यदि ये खींच लेता है अपनी ओर, थोड़ी सी नमी को भी ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, अपने अंदर मिला लेता है ना। जैसे आप कली चूने को रख दो तो वो नमी से क्या हो जाएगा, कठोर हो जाता है, कुछ समय बाद बुरादा सा आता है, लेकिन वो आप रख दोगे तो नमी से वो कठोर हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ही कॉपर सल्फेट बुरादा सा होता है, ये नमी को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे क्या हो जाएगा नीला पड़ जाता है। जब ये नीला पड़ जाएगा तो इसका नाम क्या पड़ गया, नीला तोता। वो सभी हेडिंग डाल लो, मोल, मोल किसे कहते हैं। मैंने आपको इतना तो बता ही दिया कि जैसे हम एक दर्जन की वैल्यू कितनी होती है 12, ऐसे ही एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। ये केमिस्ट्री में मोल को इससे प्रेजेंट करते हैं, यानी इतने कण पाए जाते हैं। मैं यदि कहूं कि एक मोल कोई चीज है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि उसमें छोटे छोटे कणों की संख्या इतनी होगी। जैसे मैंने कही 1 दर्जन पेंसिल लिया तो तुम्हारे दिमाग में आ गई कि 12 पेंसिल की बात कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही मैंने तुमसे कह दिया कि 1 मोल सोडियम, तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज तो आ गई कि ये 23 ग्राम होता है। एक मोल सोडियम कितने ग्राम के बराबर होता है 23, और इस 23 ग्राम में कितने कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे परमाणुओं के इतने कण पाए जाते हैं 6.022 10⁻23 परमाणुओं से मिलकर बना है, जिसका भार कितना है 23। तो एक मोल संख्या, जो मोल संख्या है वो किसके बराबर होती है, एक तो उसके ग्राम परमाणु भार के बराबर होती है, और उसके कितने कण है उसके बराबर होती है। यानी कि हमेशा एक मोल बराबर उसका ग्राम में भार, जो संख्या दे रहे हैं, यदि कार्बन होती तो यहाँ कितना आता 12, पर कण कितने होते हैं उसमें इतने, यानी कि एक मोल में, यानी कि कार्बन की बात चल रही हो तो एक मोल में 12 ग्राम कार्बन पाया जाता है, जिसमें कितने परमाणु होते हैं 6.022 10⁻23। जहां जहां मोल वर्ड आएगा वहां वहां तुम सोच सकते हो दिमाग में कि वो कितने कणों की बात कर रहा है, 6.022 10⁻23 कणों की बात कर रहा है। लिखो सब कमेंट में कि एक मोल बराबर होते हैं 6.022 10⁻23 कण। कण का मतलब वो परमाणु भी हो सकते हैं, वो अणु भी हो सकते हैं, और वो आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो मोल की परिभाषा क्या होगी, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके अवयवी कणों की संख्या
किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? अवयवी कणों की संख्या बराबर होती है 6.022 10⁻23 होती है। अवयवी कण, इतने कण होते हैं और कण की जगह आ सकते हैं परमाणु भी आ सकते हैं, अणु भी आ सकते हैं और आयन भी आ सकते हैं। इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कणों की संख्या 6.022 10⁻23 कण की जगह परमाणु अणु या आयन हो सकते हैं। आवाज क्लियर आ रही है बच्चों?